हेलो एवरीवन। आज हम टॉट की क्लास में एब्सोल्यूट लायबिलिटी और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को करेंगे और इनके साथ जो इम्पोर्टेंट केस लॉ है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप DOLLB एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी मॉक टेस्ट सीरीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें जो डिस्काउंट ऑफर था वो 28, 29 और 30 अप्रैल को था, जो कि ख़त्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये प्लान अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। जनरली क्या होता है कि जैसे मैंने कई वीडियोस में भी कहा है कि लॉ में एक्सेप्शंस होती हैं। लॉ जिस तरह से कॉमन सेंस है तो इसमें आपको एक्सेप्शन हर जगह मिलेगी। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऐसी एक लायबिलिटी है जिसमें आपकी इंटेंशन मैटर नहीं करेगी, आपकी लायबिलिटी बनेगी ही बनेगी। तो यहाँ पे ये जो केस है ये कौन से केस से है? कॉन्सेप्ट रायलैंड वर्सेस फ्लेचर। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर हम इसके साथ इसके केस को भी समझेंगे। बट आप इस केस का नाम ध्यान रखिए कि इस केस से ये प्रिंसिपल आया है। तो इस केस में क्या होता है कि जब कोई भी पर्सन ऐसी कोई डेंजरस चीज़ या हजार्डियस चीज़ रखता है अपने प्रेमिसेस में, अपनी जगह पे उसको रखता है, और तो यहाँ पे उसको रखने से अगर वो चीज़ इस्केप हो जाए, इस्केप इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे केसेस में क्या होता है और उसके स्केप होने से कोई डैमेजेस हो जाए तो यहाँ पे उसकी लायबिलिटी बनती है। तो इस केस के फैक्ट अभी हम देखेंगे, पहले हम इसके एसेंशियल्स देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में जो पर्सन है वो अपने नेग्लिजेंस एक्ट के लिए तो लायबल नहीं होता, बट उसकी लायबिलिटी होती है उस चीज़ को, उस हजार्डियस चीज़ को, उस डेंजरस चीज़ को अपने पास रखने की। तो यहाँ पे ऐसी चीज़ आपने रखी है इसीलिए आपकी लायबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे हम इसके 3 इसेंशियल्स देखते हैं। पहला इसेंशियल है डेंजरस सब्सटेंस, दूसरा है उसका निकलना, एस्केप होना, तीसरा है नॉन नेचुरल यूज़। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इस केस में जो रायलैंड वर्सेस फ्लेचर का केस है, इस केस में क्या कहा गया है। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट इसेंशियल है डेंजरस सब्सटेंस। डेंजरस सब्सटेंस जो है वो डिफेंडेंट की जो प्रेमिसेस है, डिफेंडेंट की जो लैंड है उस पर होना चाहिए, और जो आपका डेंजरस सब्सटेंस है वो एस्केप होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए। अब डेंजरस सब्सटेंस कहेंगे किसे, ये समझना ज़रूरी है। डेंजरस सब्सटेंस यानी कि कोई एक्सप्लोसिव अगर कुछ चीज़ है, कोई टॉक्सिक गैस आपने रख रखी है, कुछ ऐसी इलेक्ट्रिसिटी आपने इस तरह से रख रखी है कि जिससे सामने वाले को नुकसान हो, ये सारी चीज़ें डेंजरस सब्सटेंस होती हैं जिनकी एस्केप होने से आपकी लायबिलिटी बनती है। इसके बाद यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया उसके एस्केप होने से इससे रिलेटेड एक केस लॉ है रीड्स वर्सेस लियोन्स का। इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ होते हैं ना वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में चले जाते हैं और उसके बाद उसके कैटल से कुछ ऐसा खा लेते हैं जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे केस में कोर्ट कहता है कि डिफेंडेंट जो है वो लायबल नहीं होगा। डिफेंडेंट लायबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इस केस में वो चीज़ निकली नहीं थी, वो चीज़ एस्केप नहीं हुई थी, ठीक है, वो चीज़ वहीं थी, आप खुद गए थे, आपने उसमें छेड़खानी की जिसकी वजह से आपको लॉस हुआ। तो यहाँ पे उस चीज़ का एस्केप होना ज़रूरी है। नॉन नेचुरल यूज़ क्या है? मान लीजिए आप अपने घर पे डोमेस्टिक यूज़ के लिए वाटर जो है वो इकट्ठा करते हो, बट वहीं पर अगर जो वाटर है वो इतना ज़्यादा आप इकट्ठा कर लो कि इससे फ्लड भी आ सकती है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वो नॉन नेचुरल यूज़ होता है। नॉन नेचुरल यूज़ यानी कि जो वाटर है आपने कलेक्ट किया आपने रिजर्वियर में, जैसे इस केस में था रायलैंड वर्सेस फ्लेचर में, तो उससे लीकेज हो सकती है, उससे कुछ भी हो सकता है। तो नॉन नेचुरल यूज़ जब आप अपनी लैंड का करते हो तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्स्टिट्यूट करती है। तो अब हम ज़रा यहाँ पे ये सारी जो कंडीशन है, ये 3 कंडीशन इस केस से रिलेटेड हैं। ये 3 कंडीशन यहाँ पे आपको बताती हैं कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होगी। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक चीज़ देखेंगे कि इस केस में क्या हुआ था। ये पिक्चर जो है ये आपको समझने में हेल्प करेगी। तो इस केस में क्या होता है, जो रायलैंड होते हैं वो अपने कुछ एजेंट्स यानी कि कुछ को हायर करते हैं, कलेक्टर्स को, और उनसे रिजर्वियर बनवाते हैं। और रिजर्वियर जो बनता है तो उसमें खूब सारा पानी इकट्ठा करने के लिए बनवाते हैं। वो उसमें कुछ ऐसी गलती होती है जिसकी वजह से लीकेज हल्की हल्की हो रही होती है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, और जब उसमें पानी कलेक्ट हो जाता है बहुत सारा,
तो वो यहाँ पे जो फ्लेक्चर है प्लेंटिफ उनकी माइंस में जाके इकट्ठा होने लगता है और उसके बाद यहाँ पे जिसकी वजह से उनको दिक्कत होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो फ्लेक्चर है उसकी जो मिल्स है वो उनमें जो पावर मिल होती है वहाँ पे जाके वो लॉस क्रिएट हो जाता है। और इस पूरे एक्सीडेंट में यहाँ पे क्या होता है कि वो पानी जो है रिजर्वेयर का वो फ्लड की तरह उनके कोल माइंस में घुस जाता है। तो ऐसे पूरा सीन चलता है। और इसके बाद यहाँ पे क्या करते हैं जो रायलैंड होते हैं, ठीक है, रायलैंड यहाँ पे एक सूट फाइल करते हैं फ्रैक्चर के अगेंस्ट। और इस केस में क्या होता है कि कोर्ट क्या करती है, वो ये कहती है कि जो भी रिजर्वेयर था वो आपने अपने रिस्क पर बनवाया है और इस केस में अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट इसकी वजह से हुआ है, कोई भी इंसिडेंस होता है तो आपकी लाइबिलिटी बनेगी क्योंकि आपके लैंड से आपने कुछ ऐसा जो है हजारियस तो नहीं बट यहाँ पे नॉन नेचुरल यूज़ के पर्पज से आपने जो वाटर कलेक्ट किया था वो इस्केप हुआ जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम हुई। अब यहाँ पे हम इसके कुछ एक्सेप्शंस देखते हैं। इसके एक्सेप्शंस क्या है कि सबसे पहले है प्लेंटिफ की गलती। अगर प्लेंटिफ की गलती है, प्लेंटिफ की फॉल्ट है, तो ऐसे केस में जो है आपको सामने वाले पर्सन की, डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी। तो इसके रिगार्डिंग एक केस भी है पोंटिंग वर्सेस नोआक्स का। तो इस केस में क्या होता है कि जो प्लेंटिफ का हॉर्स होता है वो मर जाता है जब वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में एंटर होता है, क्योंकि वो डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में जब एंटर होता है तो वो कुछ पॉइजनस लीव्स खा लेता है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट कहता है कि ये बहुत ही रॉन्गफुल इंट्रक्शन है और यहाँ पे डिफेंडेंट जो है वो स्ट्रिक्टली लाइबल नहीं होगा ये सभी लॉस के लिए, क्योंकि यहाँ पे प्लेंटिफ की गलती ये है कि वो किसी और के प्रेमिसेस पे पहले तो जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे कुछ भी वो जो हॉर्स खाता है वो अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी पे उसको खिला रहे हैं। तो ऐसे केस में डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी, प्लेंटिफ की खुद की गलती है। एक्ट ऑफ गॉड बहुत ही क्लियर है, यहाँ पे बहुत ही ऑब्वियस है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में उसका आपको डिफेंस मिलेगा। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ एनी ह्यूमन, कोई ह्यूमन उसे कंट्रोल नहीं कर सकता और उसको प्रिज्यूम भी नहीं कर सकते, उसको फोरसाइट भी नहीं कर सकते, तो वो एक्ट ऑफ गॉड होता है और ऐसे केसेस में आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में डिफेंस मिलेगा। इसके बाद एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, अगर दो पार्टी है प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, इनके अलावा कोई भी पर्सन ऐसा एक्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे नहीं बनती है डिफेंडेंट की। कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ, अगर प्लेंटिफ यानी कि ये एक्सेप्शन रूल है जो वॉलेंटरी नॉन फिट इंजीरिया है इससे फिट हो रहा है, तो ऐसे केस में अगर कोई पर्सन जो है वो खुद ही उसकी परमिशन दे रहा है तो यहाँ पे जो है वो लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसके बाद एब्सोल्यूट लाइबिलिटी की हम बात करेंगे। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इसके साथ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपके काफ़ी सारे डाउट्स को क्लियर कर देगा। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में अगर मैं बहुत ही ब्रीफ में कोई आपको अंतर बताऊं तो वो अंतर इतना ही है कि अगर जो एक्सेप्शंस आपको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में मिलते हैं, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में आपको कोई भी एक्सेप्शन नहीं मिलते। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आया था। ये केस का नाम आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक बार इसकी थ्योरी देखते हैं। द रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इन सिंपल वर्ड्स कैन बी डिफाइंड एज अ रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी माइनस द एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में वो एक्सेप्शंस को भी हटा दो तो वो क्या बन जाएगी, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। एब्सोल्यूट लाइबिलिटी और इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इंडिया में जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस से आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है जो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी को बताती है। इस केस में क्या होता है कि गैस लीक हो जाती है दिल्ली में, ओलियम गैस करके होती है गैस, वो लीक हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, इंडस्ट्री के एक पर्टिकुलर एरिया में, जिस लीकेज की वजह से काफ़ी सारे लोग इफेक्ट होते हैं। तो कोर्ट कहती है कि इस केस में रूल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ना कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट की वजह से जो डैमेज हुआ वो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के रूल के एक्सेप्शन में भी नहीं है। और इसके साथ यहाँ पे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में एक पर्सन जो है वो इनहेरेंटली जो है वो डेंजरस और हजार्डियस एक्टिविटीज़ करता है और इससे रिलेटेड जो भी हार्म किसी पर्सन को होता है एक्सीडेंट के थ्रू, तो वो तब होता है जब वो चीज़ उसने अपने पास रखी हुई होती है, उस डेंजरस चीज़ को उसने अपने पास रखा हुआ होता है। और ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ पे जो चीज़ है वो नेचुरल पर्पस के लिए हो, नेचुरल पर्पस के लिए, बट वो कुछ ऐसी चीज़ को रख रहा होता है
और यहाँ पे इस केस की वजह से इस केस का जो फॉर्मूला निकल के आया था एब्सोल्यूट लायबिलिटी का, ये भोपाल गैस ट्रेजरी केस में भी एप्लीकेबल हुआ था। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए कोर्ट ने क्या किया था, ये सारी जो चीज़ें लगातार आ रही थी, तो लेजिस्लेचर ने एक बिल पास किया था, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। ये एक्ट पास हुआ था 1991 में। और इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट का एम जो था वो यही था कि इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवाना है। ऐसे जो इंसिडेंट्स में विक्टिम्स होते हैं उनको बहुत तरह से जो है वो क्या होती है, इंजरी होती है। और समटाइम्स ये इंजरी खाली फिजिकल और फाइनेंशियली नहीं होती, बट ये इंजरी कहीं ना कहीं आप इमोशनली और मेंटली भी होती है। तो यहाँ पे उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा उन्हें सफ़र करना पड़ता है और उनको दोबारा से सेट होने में भी बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे इसी वजह से इसको कंपनसेट करने के लिए कि जल्दी उनको कंपनसेट किया जाए, ये एक्ट आया। और इसके बाद यहाँ पे इस केस में इतना ही है और दोनों के बीच में डिफरेंस बस इतना ही है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में आपको कोई भी इसका एक्सेप्शन नहीं है और इसके बाद यहाँ पे जो है आपका, अगर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कहूँ तो उसमें एक्सेप्शन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके बाद टॉट में आपका ज़्यादा नहीं बचता, डिफेमेशन बहुत ही सिंपल टॉपिक बचता है। तो इसके बाद हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, स्टार्ट करेंगे। अब हम फैमिली लॉ के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनको कवर करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि फैमिली लॉ आपको सिर्फ एक वीडियो में मैं कवर करवा दूँ। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।